अगर परमात्मा परमाणु के अंदर है तो किस स्वरूप में है, किस रूप में है, और उनके अस्तित्व को हम कैसे देख सकते हैं? और क्या वो 11th डायमेंशन में है या फिर 3rd डायमेंशन में है? और अगर डायमेंशन में है तो हम अभी तक अपने नग्न चक्षुओं से क्यों नहीं देख पाते हैं? या फिर क्या हम कभी भी अपने नग्न चक्षुओं से भगवान को देख भी सकते हैं? वो कौन सी मशीन है जो हम अपने आंखों पे लगा लेंगे तो हम भगवान को देख पाएंगे? हम इसी प्रश्न का उत्तर आज के एपिसोड में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि हम भगवान को कब देख पाएंगे, कितने बजे देख पाएंगे और कैसे देख पाएंगे। तो ये सवालों का उत्तर जरूर जानने के लिए जरूर देखिएगा आज का एपिसोड, वो भी अंत तक, वरना शुरुआत नहीं समझ पाएंगे। अनव्यवरणम द्रव्यम परमाणुहम। वैशेषिक स्कूल में ये बताया गया था कि अनव्यवरणम द्रव्यम परमाणुहम। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि परमाणु सबसे छोटा से छोटा अणु है, अणु है इस पूरे ब्रह्मांड में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में देख लिया था, जान लिया था कि ऋषि कन्नड़ द्वारा ही हमें कैसे पता चला परमाणु के बारे में, और कैसे मध्य युगीन में जॉर्ज डेंटन ने इसी को आके और सिद्ध कर लिया। बहरहाल जब हमें ये सारी चीजें पता चली हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान यानी इंडिया हमारा चौंका नहीं, इंडिया मुस्कुराया। इंडिया चौंका नहीं, इंडिया मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि हमारे पास ऋषि कन्नड़ थे और वो यहीं के थे जिन्होंने ये सारी चीजें पता लगा ली थी। जैसे कि पूरे विश्व में बाद में बहुत समय बाद पता चला कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है। हमारे यहाँ के ऋषियों ने बहुत पहले ही पता लगा लिया था। वैसे ही परमाणु के बारे में भी, परमाणु के बारे में हमने अब तक ये भी जाना कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, और इसको सनातन में प्रदक्षिणा से हमने कैसे जोड़ा, ये तक भी आपने जाना। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि परमाणु के अंदर परमात्मा है, देखा था हमने? नहीं ना? तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि परमाणु के अंदर अगर परमात्मा है, जो है भी, मैं कह रहा हूँ क्योंकि है, मैं सिद्ध करूंगा, जरूर देखिएगा। और अगर वो है तो कौन से डायमेंशन में है ये भी। इसके लिए जानने के लिए हमको साइंटिफिक नजरिए से देखना पड़ेगा। तो चलिए आंखों के ऊपर चश्मा लगाते हैं साइंस का और झांकते हैं एटम के अंदर और थोड़ा डीप। प्रोटॉन जो बने हैं वो बने हैं किस चीज से? वो बने हैं क्वार्क से। साइंस में ये कहा गया है, साइंटिस्टों ने ये बताया है कि जो प्रोटॉन है वो अलग अलग प्रकार के क्वार्क से बना हुआ है, और उस क्वार्क के अंदर जो एनर्जी है वो एक स्ट्रिंग की तरह है। थोड़ा कठिन है ना वो समझना। इसको समझने के लिए जरूरी होगा समझना कि अगर हमने गुलदस्ता लिया है तो गुलदस्ता फूलों से बना है, तो फूल किस चीज से बना है? पंखुड़ियों से ही ना। तो यहीं पे वो सिद्धांत लागू होता है कि प्रोटॉन के अंदर जो बने हैं क्वार्क्स, उसके अंदर है स्ट्रिंग यानी एनर्जी, यानी शक्तियां। और इसी शक्तियों के बारे में बताया गया था सनातन में भी, और ऋषि कन्नड़ ने इसी चीज को जाना भी था। असल में जो क्वार्क्स है उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि परमाणु को ही तो नहीं देख सकते अभी तक, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से छोटी चीज है, और उस छोटे के से छोटी चीजों में क्वार्क्स है। अब क्वार्क के अंदर जो भी एनर्जी स्ट्रिंग है वो कौन से डायमेंशन में है, इसको पता लगाने के लिए साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई। कुछ तो कहते हैं कि क्वार्क्स स्ट्रिंग से बने ही नहीं है, और कुछ कहते हैं कि जो स्ट्रिंग्स है वो एक फोम की तरह है, यानी फेन की तरह है। कुछ कहते हैं कि उसके अंदर जो एनर्जी स्ट्रिंग्स है वो 11th डायमेंशन में है। ये जो 11th डायमेंशन वाली थ्योरी है इसको ही मदर थ्योरी कहा जाता है, या फिर एम थ्योरी कहा जाता है, जो ये बताता है कि उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है, स्ट्रिंग है एनर्जी का, वो 11th डायमेंशन में। बहरहाल आपको शायद पता होगा कि हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा। एक कोई केंद्र बिंदु ले लीजिए, उसको पेज पे ड्रॉ कर लीजिए आप, तो उसको क्या आप कुछ देख पाएंगे? उसके अलग डायमेंशंस देख पाएंगे? हाइट या फिर उसका लेंथ? नहीं ना, क्योंकि बहुत छोटा है वो। तो है 0 डायमेंशन। 1 डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन में आप उसका लेंथ या फिर ब्रेथ तक देख पाएंगे आप। और अगर जब हम 3rd डायमेंशन में आ जाएंगे तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट के साथ साथ यहाँ पे समय का भी प्रभाव आ जाता है। उसलिए समय के साथ साथ जो भी वस्तु है उसका आकार चेंज होता है। जैसे कि फ्रिज में से आप बर्फ निकाल के रख दीजिए, कुछ देर में उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा।
या फिर आपको दिखेगा ही नहीं कि बर्फ था भी या फिर नहीं, अगर गर्मी ज्यादा है तो। ये ही है समय का प्रभाव यहाँ पे थर्ड डायमेंशन में। पर ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने कहा था कि वो जो स्ट्रिंग है एटम के अंदर, जो एनर्जी स्ट्रिंग है उसमें 11th डायमेंशन है। थोड़ा सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये 11th डायमेंशन अलग अलग स्वरूप में कैसे हैं। इसको बहुत बारीकी से समझना है तो एक काम कर लीजिए, कोई एक पेपर ले लीजिए या फिर कोई एक कपड़ा ही ले लीजिए। चलिए कपड़ा ही पकड़ लेते हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पेपर के लिए पेड़ को काटना पड़ेगा, जो हमें करना नहीं है क्योंकि एनवायरमेंट को भी तो बचाना है। तो कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ही निकाल लीजिए। अब उस रुमाल को आंखों के सामने रखिए, क्या दिखता है? रुमाल ही दिखेगा बेशक। क्या उस रुमाल के अंदर रेशे आपको दिख रहे हैं? जिस रेशों से वो बना है, जिस धागों से वो बना है, थोड़ा मुश्किल है, शायद आप देख भी पाएंगे, थोड़ा गौर से झांकिए। हम दिख रहा है ना? उसके अंदर क्या आप रेशे देख पा रहे हैं? उस रेशों के अंदर और 1000 रेशे हैं जो एकजुट मिलकर एक धागा बनाता है। और उन हजारों रेशों में से एक और कोई एक रेशा पकड़ लीजिए, उतने से ज्यादा छोटा से छोटा जो चीज है, कोई एक जीव है, वो वहीं पे रहता है। जैसे कि और उदाहरण के तौर पे बायोलॉजिकली देखा जाए, या फिर साइंस के नजरियों में भी जो बायोलॉजी को अगर हम पकड़े तो अपने वायरस के बारे में तो जाना ही होगा, बेशक इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं लिखा ना वो, पर वो हमारे शरीर के अंदर ही था। कहीं पे असिम्टोमेटिक वे में था तो कहीं पे सिम्टोमेटिक वे में था। मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। तो वहां तो हमारे नग्न चक्षु से दिखा नहीं, क्योंकि वो इतना छोटा था। वैसे ही ये जो एटम के अंदर जो एनर्जी स्ट्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो 11th डायमेंशन में है, जो हमें नहीं दिखेगा। पर जैसे वायरस का खुद का अपना ही दुनिया था, जो अपने ही प्रकार के जो दूसरे अन्य वायरस थे उनको मार रहा था या फिर सेल्स को आघात कर रहा था, और वो विजय प्राप्त कर रहा था हमारी इम्यूनिटी पे। वैसे ही एटम के अंदर जो एनर्जी है, उतने लेवल पे अगर कोई चीज है तो उसकी अलग ही दुनिया है। यानी कि हमसे भी बहुत बड़ा चीज जो है वो बहुत ही छोटे से छोटी चीज में समाया हुआ है। साइकोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए तो हम जो देखते हैं उसी का हम धारणा बना लेते हैं। फिलोसॉफिकल वे में इसको जो दर्शन शास्त्र रहता है उसमें ये कहा गया है कि दृष्टता ही सृष्टता है, यानी जैसे हम देखेंगे सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। फिजिक्स के रूप में इसको ये कहा गया है कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस द रिजल्ट, जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे वैसे रिजल्ट चेंज होगा। अगर यहाँ से हम सूर्य को देख रहे हैं तो उसे गोलाकार रूप से एक बिंदु की तरह दिखता है। थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा और नजदीक जाइए, हो सके तो अर्थ के और बाहर ही जाइए तो वो थोड़ा गोलाकार 3D रूप में दिखेगा। थोड़ा और जाइए तो पता चलेगा कि वो पृथ्वी जैसा है जिसके ऊपर कोई जीव रह सकता है, बहरहाल नहीं रह सकता क्योंकि उसका तापमान काफी ज्यादा है। तो वैसे ही जब हम और नजदीक 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 जाएंगे तो उसके बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस यानी स्वरूप हमें पता चलते जाएगा। ऐसे ही स्वरूप एटम के अंदर भी है। वैज्ञानिकों ने यही कहा था। बहरहाल कुछ वैज्ञानिक इस जो थ्योरी है उसको नहीं मानते हैं, कुछ थ्योरीज को जरूर मानते हैं, और कुछ अन्य थ्योरी है जो इससे अत्यधिक ही कुछ अपना फिलोसॉफी झाड़ लेते हैं, हाइपोथेसिस लगा देते हैं। पर क्या है सत्यता, ये जानने के लिए हमको सनातन के भी नजरिए से देखना पड़ेगा। तो आइए अब साइंस के चश्मे को उतारते हैं और सनातन के चश्मे को आंखों पे चढ़ाते हैं। तो अब हम देखेंगे साइंटिफिक नहीं, सनातनिक तौर पे। सनातनी के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे अंदर बहुत सारी जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों को हमको परमात्मा से जोड़ना रहता है। यही अद्वैतवाद में बताया गया था, यानी पुरुष को प्रकृति से जोड़ना, यानी दोनों के अंदर अपनी अपनी शक्तियां हैं। और ये जो शक्तियां हैं वो अंग में नहीं है, उसके सेल्स में नहीं है, सेल्स के अंदर डीएनए में नहीं है, डीएनए के अंदर से जो छोटे से छोटे भाग हैं उसके अंदर है ये। यानी इतनी गहराई के तौर पे, गहराई से और गहराई के मद्देनजर ही ये एनर्जी को देखा जा सकता है। और यही एनर्जी तो है परमात्मा, जिसको ऋषि कन्नड़ भी और सनातन भी दोनों ने एकजुट मिलकर होके समझाया था। भले ही दोनों का काल अलग अलग हो, हमारे धर्म में भी इसी चीज को तो मान्यता दी गई थी। उसलिए अलग अलग जगहों पे जब हम अपने चक्षु को बंद रखकर, चक्षु यानी आंखों को बंद रखकर जब हम अपने अंतर मन से अगर देखेंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे, क्योंकि भगवान को देखने के लिए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, नजर या फिर आंखों की नहीं। तो इसलिए दृष्टिकोण बदलिए, भगवान तो जरूर मिलेंगे। वैसे ही है कि एटम के अंदर जो एनर्जी स्ट्रिंग है उसको देखने के लिए हमको अलग तरीके की मशीन्स की आवश्यकता होगी, जो अभी के लिए हमारे पास नहीं है, नेसेसरी
है हमारे लिए, बट हमारे पास नेसेसिटी के तहत नहीं है। यानी कि हम अभी भी ऐसे ट्रेडिशनल फिजिक्स में अड़के हुए हैं और ऐसे इस विज्ञान में हम कंफ्यूज हो चुके हैं, जहां पर हम असल रूप में हमको किस चीज को देखना है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम सूर्यमंडल के बाहर जाएं और किसी दूसरे ग्रहों की खोज करें, जहां तक कि हमें एटम के अंदर क्या चीज है वही अब तक पता नहीं चला। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था, डेमोक्रेसी की डिसेंट्रलाइजेशन और फिजिक्स के डिसेंट्रलाइजेशन में कितनी समानता है, वैसे ही ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है क्वार्क्स के अंदर के स्ट्रिंग्स को, उसके अंदर है 11th डायमेंशन में चीजें। अब हैरान करने वाली बात ये आ जाती है कि स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही 11th डायमेंशन में है। और वैज्ञानिक कहते हैं, जो अन्य वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि जो एनर्जी स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी है वो है 11th डायमेंशन। थोड़ा अचरज नहीं लगता? पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी डायमेंशन में, और सबसे छोटा से छोटा चीज पूरे ब्रह्मांड का, उसके अंदर जो है शक्ति वो भी उसी डायमेंशन में, और उसके बीच में जो भी डायमेंशन है उसमें अड़के हुए हैं, यानी लटके हुए हैं, या फिर जी रहे हैं या फिर मर रहे हैं, या फिर कंफ्यूज है, या फिर कुछ भी बुद्धि लगा रहे, या फिर हाइपोथेसिस बना रहे, या फिर थ्योरी बना रहे हैं, और विज्ञान धर्म के चक्कर व्यू में हम उलझे रह जा रहे हैं। यानी एटम के अंदर की जो सिद्धांत है वो भी उसी सिद्धांत पे है जो पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत है। थोड़ा और इसको स्ट्रेच करके अगर हम देखें तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, यानी बहुत सारी यूनिवर्सेस बन रही हैं, गैलेक्सीज बन रहे हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज या फिर सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, प्लैनेट्स बन रहे हैं, बहुत सारे जीव आ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज चल रही है। और इन सबको पॉसिबिलिटीज को बांधने वाला है एक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स को सनातन में नाद थ्योरी कहा जाता है, नाद सिद्धांत। आगे के एपिसोड में हम जरूर जानेंगे कि ये नाद थ्योरी ग्रेविटेशनल से कितना मेल खाता है, और क्या उसी वक्त आदि शंकराचार्य जी ने और पुरानी ऋषियों ने क्या ये पता लगा लिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो बाद में आइंस्टाइन आके बोल रहे थे शायद ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। शायद उन्हें नहीं पता था कि ऋषियों ने बहुत पहले पता लगा लिया था। जरूर हम जानेंगे इसी मुद्दे को अगले एपिसोड में। बहरहाल जो इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग डायमेंशंस वाले दो डायमेंशन के बीच में फंसे हुए हैं, 11th डायमेंशन का पूरा स्पेस, और एटम के अंदर जो है एनर्जी स्ट्रिंग वो है 11th डायमेंशन वाला एनर्जी। दोनों का जो डायमेंशन है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, और एक साथ पॉसिबिलिटीज चल रही है, और कोई भी एक पॉसिबिलिटी अगर वहां से हट जाए तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर समय का प्रभाव पृथ्वी पे न रहा तो हमारी उम्र न बढ़ेगी न घटेगी, ना कुछ चेंज होगा, ना कुछ चेंज होने के कगार पे होगा, जो है वैसा ही रहेगा, और इससे कुछ भी नई चीजों का आविष्कार नहीं होगा। इसलिए जो इस 3 डायमेंशन में टाइम का महत्व है वो उसलिए और अत्यधिक हो जाता है समझने के लिए कि इस टाइम से ही इतना सारा चीज बंधा हुआ है। तो जो 11th डायमेंशन है उसमें और क्या क्या चीजें हैं, अगर हम इसी को भगवान मान लें, क्योंकि भगवान माना भी गया है, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर ही कहा गया है कि भगवान हर जगह पर है। तो हर जगह पे जो है वो जगह का जो स्मॉलेस्ट चीज है वो है अणु, और उसका जो स्मॉलेस्ट चीज है वो एनर्जी स्ट्रिंग, यानी भगवान तो यही हुए ना। तो जो मैकेनिज्म की मैंने बात की थी कि जिस मैकेनिज्म से हम देख सकते हैं भगवान को, वह दृष्टिकोण। और कब देख सकते हैं? जब हम देखने चाहेंगे, जब हम अपने आंखों को बंद करेंगे और वो दृष्टिकोण लाएंगे। और कितने बजे देख सकते हैं ये तो खुद आप भी पता लगा पाएंगे, क्योंकि हम कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि हम 3rd डायमेंशन में है जहाँ पे समय है, और समय तो हमेशा है, पहले भी था, अभी भी और बाद में भी रहेगा। इसका अर्थ ये है कि आज भी 3 बजे, कल भी 3 बजेगा, परसों भी 3 बजेगा, आज भी सुबह हुई, कल भी सुबह हुई, यानी परसों भी सुबह हुई, यानी समय तो हमेशा वैसा ही है। यानी हम भगवान को कभी भी देख सकते हैं। यानी भगवान को देखने के लिए मैकेनिज्म हुआ दृष्टिकोण। और अगर कहाँ पे देख सकते हैं? तो हर कोने कोने में। और कब देख सकते हैं? तो कभी भी देख सकते हैं। यही तो सनातन का फिलोसॉफी था, यही तो फिलोसॉफिकल थ्योरी था एटम का भी। और साइंस के नजरिए से यही तो बताया गया था कि एनर्जी स्ट्रिंग से ही हर चीज चला है। यानी अगर सेल निकाल दिया जाए रिमोट से तो रिमोट नहीं चलेगा, हमारे अंदर से अगर ये एनर्जी निकाल दी जाए तो हम ही नहीं चलेंगे। अगर हम फिलोसॉफिकल नजरिए से देखें तो ये एनर्जी है क्या असल में? ये है हमारी मनुष्यता, मानवता, सकारात्मकता, जिसको अगर हमने निकाल दिया तो जो चल रहा है ना अभी समाज में वही है, वही परिणाम हुआ है, क्योंकि हमने सच में निकाल ही दिया है मनुष्यता को, सकारात्मकता को। उसलिए तो क्राइम बढ़ गया है,
बहुत सारी चीजें हो रही है ऐसी जो अधर्म है और जिसको हमने धर्म मान लिया है, और वही चल रहा है जो कभी नहीं चलना चाहिए था। फिलोसॉफिकल नजरिए से देखें तो हमने सच में अपने अंदर के एनर्जी स्ट्रीम को खो दिया है। बहरहाल एटम ने नहीं खोया था, और ना ही अभी खोया है, और ना ही आगे खोएगा। और इस एनर्जी स्ट्रीम के जरिए ही तो पूरे का पूरा जो भी है क्वांटम मैकेनिज्म उसके ऊपर आधारित है। अभी क्वांटम मैकेनिज्म का भी जो सिद्धांत है वो सनातन में कितने हद तक सही है, इसी चीज को हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या परमाणु के अंदर ही है परमात्मा, जो अभी हमने सिद्ध किया। तो परमात्मा के अंदर जो है आत्मा, तो ये अणु और आत्मा का क्या मेल हुआ? क्या आत्मा ही है परमात्मा? और अगर परमात्मा और आत्मा एक है तो परमाणु कहाँ गया है? यानी परमाणु ही है आत्मा? ये जो प्रश्न है ना, इसका ये उत्तर हम अगले एपिसोड में जरूर देखेंगे। और यही जानने के लिए जरूर देखिएगा अगला एपिसोड, क्योंकि ये भी तो जानना होगा कि हमारा जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम क्यों नहीं देख पाते। जैसे कि हम भगवान को नहीं देख पाते, वैसे ही हम आत्मा को भी नहीं देख पाते। जैसे कि इस एपिसोड में हमने जाना कि भगवान को देखने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है, दृष्टिकोण की। तो आत्मा को देखने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर है, उसको देखने के लिए कौन से मैकेनिज्म की आवश्यकता है, यही मैकेनिज्म के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और ये भी पता लगाएंगे कि परमात्मा, आत्मा और परमाणु तीनों के अंदर इक्वेशन कौन सा फिट बैठता है, और कौन सा इक्वेशन डालने से ये तीनों का समावेश मिलकर आंसर आता है 0। क्यों 0? क्योंकि 0 है ब्रह्मा। इसका क्या अर्थ हुआ? जरूर देखिएगा अगला एपिसोड। अभी के लिए इस एपिसोड में मैं विराम लेता हूँ। मैं हूँ राहुल, आप सब देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। नमस्कार।